नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल साइंस इजी है में। मैं हूं विनय और दोस्तों हम पढ़ रहे हैं गति और आज हम गति का लेकर आए हैं पार्ट थर्ड। इससे पहले हम गति के प्रमुख जो परिभाषाएं हैं और जो आपके प्रकार हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले चुके थे। इसके बाद मैंने आपको दूसरी वीडियो में जो सरल रेखीय गति है, लीनियर मोशन है, उसके बारे में आपको पढ़ा दिया था। आज की वीडियो हमारी महत्वपूर्ण रहने वाली है भाई, और इसमें हम बात करने वाले हैं वृत्तीय गति के बारे में। यानी इस वीडियो में हम नंबर 2 दूसरा जो गति का प्रकार है उसकी चर्चा करने वाले हैं और वो है आपकी वृत्तीय गति। ठीक है भाई, वृत्तीय गति यानी इसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन हम इसे बोलते हैं भाई। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति के बारे में चर्चा करेंगे। भाई देखो, जब भी सर्कुलर मोशन की बात की जाए तो आप सभी को यह जान लेना चाहिए कि जो सर्कुलर मोशन है वो आपके लीनियर मोशन से अधिक रूप से कनेक्ट तो है, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग ये हो जाता है। कैसे? देखो भाई, नाम से ही पता चल रहा है वृत्तीय गति, यानी कि एक ऐसी गति जिसमें कोई भी जो पिंड है, कोई भी वस्तु है, वो किस आधार पर घूमती है भाई? वृत्ताकार आधार पर घूमती है, यानी वृत्तीय पथ पर गमन करती है। जैसे कि ये है भाई कोई वृत्त, और अगर कोई वस्तु इसके अनुदिश गति करे, इसकी परिधि पर गति करे, वृत्ताकार गति करे, तो इस प्रकार की गति को हम क्या कह देते हैं भाई? वृत्तीय गति कह देते हैं। तो परिभाषा ये हो जाती है, सिंपल सी बात, कि किसी पिंड की वृत्ताकार पथ पर अगर गति हो रही है तो इस प्रकार की गति को हम कहते हैं भाई कौन सी गति? वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक है, पहली बात हुई परिभाषा की। मैं यहां लिख देता हूं परिभाषा, कि भाई जब भी कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसकी गति वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन कहलाती है। अब इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उनकी ओर आपको ध्यान रखना है भाई। देखो कैसे, कि यहां पर मैंने मान लिया कोई पिंड है और वो क्या कर रहा है? इस वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, तो उसकी गति सर्कुलर मोशन हो गई। ठीक है भाई, इस पिंड का नाम मान लेता हूं मैं P, यानी ये कोई आपका ऑब्जेक्ट है P, वो क्या कर रहा है? गति कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब देखो भाई, जब भी कोई पिंड सर्कुलर मोशन करता है तो उसके लिए जो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपसे पूछा जाता है वो ये है कि क्या इसके चाल और वेग समान है या अलग अलग है, या उनकी दिशाएं बदल रही है या नहीं बदल रही है। ठीक है, अब देखो, इससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि चाल और वेग क्या होते हैं। आप इससे पिछली वाली वीडियो में जब हमने लीनियर मोशन पढ़ा था उसमें मैंने आपको चाल और वेग के बारे में बताया था कि भाई चाल वास्तव में होता है दूरी बटे समय, और वेग होता है आपका विस्थापन बटे समय। ये पूरी चर्चा हमने पिछली वीडियो में की थी भाई। जबकि चाल एक राशि है आपकी अदिश राशि और वेग आपकी है सदिश राशि। ठीक है भाई, वेग तो आपकी सदिश राशि है जिसको प्रदर्शित करने के लिए दिशा की आवश्यकता है, और चाल आपकी एक अदिश राशि है यानी कि स्केलर क्वांटिटी है, और ये वेक्टर हो गया। अब देखो, जब ये पिंड यहां पर गति कर रहा है तो इसकी दिशा कैसे पता चलेगी? सबसे पहले इसकी दिशा पता करते हैं। देखो भाई, जब भी कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर गति करेगा तो उसकी दिशा ऐसे पता हो जाएगी कि आप इस पर एक स्पर्श रेखा खींच दो, एक टेंजेंट खींच दो, जैसे कि ये रहा। अब जब पिंड यहां आ गया तो टेंजेंट ये रहा, पिंड जब यहां आ गया तो टेंजेंट ये रहा, पिंड जब यहां आ गया तो टेंजेंट ये रहा, पिंड जब यहां आ गया तो ये रहा, और यहां आ गया तो ये रहा। अब आप क्या देख रहे हो कि भाई आप अगर इस पूरे के पूरे पथ पर अपनी नियत स्पीड से भाग रहे थे, आपकी स्पीड फिक्स थी 5 किलोमीटर पर घंटे से आप इस पर भाग रहे थे, लेकिन हर बिंदु पर आपकी दिशा अलग अलग है, और दिशा किसको प्रदर्शित करती है भाई? वेग को प्रदर्शित करती है। तो इसका मतलब एक सीधी सीधी कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन में जो पिंड होता है, जो वस्तु होती है और जो गति कर रही होती है, उसकी चाल तो हर बिंदु पर समान रहती है। चाल हर बिंदु पर समान है, लेकिन उसका वेग हर बिंदु पर अलग अलग हो जाता है। कैसे? क्योंकि भाई यहां पर यह सदिश राशि होती है वेग, और सर्कुलर मोशन में पिंड की जो दिशा है
वो हर बिंदु पर अलग अलग मिलती है। अब जब पिंड की दिशा ही अलग अलग मिल रही है तो इस स्थिति में उसका वेग भी क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। ये लाइन आपको याद रख लेनी है भाई कि सर्कुलर मोशन में जो पिंड होता है उसके प्रत्येक बिंदु पर दिशा अलग अलग होती है पिंड की। आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो गया। बिल्कुल भाई, देखो जब व्यक्ति यहां दौड़ रहा है तो वो यहां की तरफ नहीं देख रहा। अगर उसके सामने एक सीधी रेखा खींची जाए तो फिर वो यहां देखेगा, जब वो यहां होगा तो यहां देखेगा, यानी उसकी जो दृष्टि है उसको हम दिशा मान सकते हैं। तो हर बिंदु पर दिशा अलग अलग हो रही है, यानी उसकी चाल तो रहेगी भाई समान हर बिंदु पर, क्योंकि ये तो दिशा पर निर्भर नहीं करती, और उसका वेग जो है वो हर बिंदु पर अलग अलग प्राप्त होता है। तो पहली चीज आपको समझ में आ गई सर्कुलर मोशन के बारे में। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी भाई कि हर बिंदु पर चाल तो कैसी रहती है, समान, और वेग उसका अलग अलग रहता है। पहली बात आपको समझ में आ गई भाई। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी बात की तरफ। चलो इतना लिखिए, इसको मिटाते हैं भाई। हाँ भाई, एक बात आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे। वृत्तीय गति भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां से आपके बहुत सारे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्लास 12th 10th इतने पूछ लिए जाते हैं, तो आप ध्यान से इसको पढ़ लो भाई। अगली चीज देखो क्या है, ये है तुम्हारा, फिर से मैंने एक बार सर्कुलर मोशन ही बना दिया है। ये सर्कुलर पाथ है और इस पाथ पर कोई ना कोई पिंड क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, देखो मैं मान लेता हूं भाई सबसे पहले पिंड यहां पर था। पिंड कहां पर था, ए बिंदु पर था। जो आपका ऑब्जेक्ट था वो पहले ए बिंदु पर था, और कुछ देर बाद यानी टाइम t सेकंड बाद, आफ्टर t सेकंड आपने देखा कि ये चलता गया और भाई यहां पहुंच गया B पर। फिर से सुन लीजिए, कोई पिंड A है, नहीं कोई भी पिंड मान लो, कोई सा भी पिंड है, और वो बिंदु A पर था, t सेकंड के बाद वो B पर चला गया, तो उसने कोई ना कोई क्या तय कर लिया भाई, विस्थापन तय कर लिया। ठीक है, कोई ना कोई दूरी या कोई ना कोई विस्थापन तय कर लिया। अब देखो इस विस्थापन का मान आपको कैसे पता चल सकता है भाई, बिल्कुल नहीं चल सकता, क्योंकि ये कोई सीधी रेखा तो है नहीं जिसको आप नाप सकते हो। यहां पर एक कर्व हमें प्राप्त हुआ है, हमें एक चाप प्राप्त हुआ है। यहां पर जो चाप है वो है आपका AB। चाप क्या है भाई, AB चाप आपको यहां पर मिला है। अब सर्कुलर मोशन में और लीनियर मोशन में बस इतना सा ही अंतर है कि लीनियर मोशन में तो जब व्यक्ति A से B तक जाता था तो हम सीधे इस वाली दूरी को नाप लेते थे और आंसर आ जाता था विस्थापन का। यहां पर भाई तुम्हारा चाप आता है, विस्थापन नहीं आता। इसीलिए वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन में चाप को अहमियत नहीं दी जाती, इसके स्थान पर अहमियत दी जाती है किसको भाई, कोणीय विस्थापन को। तो अगली एक राशि आपको मिली है यहां पर, कोणीय विस्थापन। अब ये कोणीय विस्थापन निकाला जाएगा, यानी जब आप सर्कुलर मोशन में गति करते हो तो आपसे बस इतना पूछा जाएगा कि आप कितने डिग्री या कितने रेडियन घूमे हो, यानी यहां से यहां तक जाने में आपको कितना रेडियन कोण बनाना पड़ा। उसी से आपका पता चल जाएगा किसका, विस्थापन का, और उसको कहते हैं कोणीय विस्थापन। इसके लिए देखो यहां पर मैं केंद्र मान लेता हूं इसका, और ये हो गई इसकी एक त्रिज्या। इसी प्रकार एक और त्रिज्या हो गई ये। तो मैंने दोनों बिंदुओं को केंद्र से मिलाया और यहां पर मुझे एक कोण प्राप्त होगा, उसको कहते हैं थीटा। क्या कोण है भाई, थीटा कोण है, और यही है तुम्हारा कोणीय विस्थापन। यानी वस्तु को A से B तक जाने में जो टाइम t लगा, उस टाइम t में इस वस्तु का कोणीय विस्थापन कितना है, थीटा है। कोणीय विस्थापन कितना है भाई, थीटा है। बातें समझ में आ रही होंगी, बहुत आसान चीजें हैं, मैं अच्छी तरह आपको समझा रहा हूं कि भाई चाप AB बना था, टाइम कितना था, टाइम भी लिख दो, टाइम था भाई t सेकेंड। तो t सेकेंड में जो चाप AB बना था उससे होने वाला कोणीय विस्थापन कितना है, थीटा है। ये बात कर रहे हैं हम वृत्तीय गति के बारे में। ठीक है, यहां पर कोणीय विस्थापन हमने यूज में लिया है विस्थापन के स्थान पर। एक बात समझ में आ गई भाई। चलिए अगली चीज देखो भाई, अब इस कोणीय विस्थापन को हम निकाल भी सकते हैं भाई। एक सूत्र है, आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो, जब त्रिकोणमिति पढ़ी थी तभी से, जब वृत्त के बारे में पढ़ा था तभी से आप पढ़ते आ रहे हो कि कोणीय विस्थापन का सूत्र होता है, बिल्कुल सही, चाप बटे त्रिज्या।
चाप बटे त्रिज्या। यानी अगर आपको इस चाप का मान पता हो और त्रिज्या का मान पता चल जाए तो आप इस कोणीय विस्थापन थीटा का मान निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब चाप तो भाई क्या है वास्तव में, विस्थापन तो कह नहीं सकते, इसको हम मान लेते हैं दूरी s। क्या मान लिया इसको, ये कोई ना कोई एक डिस्टेंस है, एक दूरी है s, और साथ में त्रिज्या का भाग दे दिया r का। त्रिज्या का भाग दे दिया किसका भाई, r का। तो इसका सूत्र भी तैयार हो गया है, कोणीय विस्थापन थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या s बटे r। धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, सारी चीजें अपने माइंड में सेट करते चले जाओ, बस बहुत काम आने वाली चीजें हैं। फिर से एक बार इस पूरे सेटअप को समझा देता हूं भाई। यहां पर एक वृत्ताकार गति हो रही थी, जब पिंड ए से बी पर गया t सेकंड में तो उसने कोणीय विस्थापन लिया थीटा। इस थीटा का मान होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप अगर इसको मैं s मान लूं, यानी ए बी की वैल्यू है s, तो त्रिज्या का भाग r देने पर यह हो जाता है आपके कोणीय विस्थापन का सूत्र। और अगर कोणीय विस्थापन के मात्रक की बात कर लूं तो ये वास्तव में क्या है, कोण है ना, और कोण का SI मात्रक होता है रेडियन। बिल्कुल सही, तो इसका मात्रक हो गया भाई तुम्हारा रेडियन। ये दो चीजें आपको याद में रख लेनी है इस वाले पॉइंट से कि भाई कोणीय विस्थापन थीटा चाप बटे त्रिज्या और मात्रक हो गया रेडियन। चलिए लिखिए इसको। हाँ भाई लिख लिया। चलिए इसको मिटाते हैं और अब अगली चीज पढ़ते हैं। हम सर्कुलर मोशन ही पढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी हर एक इंपोर्टेंट चीज मैं आपको समझा रहा हूं। ये आपके न केवल रीट में बल्कि आपके हर एक एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है भाई। इसको मिटाया मात्रक को। तो अभी तक आपने सर्कुलर मोशन के बारे में कोणीय विस्थापन को तो पढ़ लिया है, ठीक है, कोणीय विस्थापन को पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं भाई अगला कोणीय वेग। हाँ भाई, एंगुलर वेलोसिटी क्या बोलते हैं इसको, एंगुलर वेलोसिटी। हाँ देखो, जब हमने लीनियर मोशन पढ़ा था, रेखीय गति पढ़ी थी, तो वहां पर हम कोणीय हटा देते थे और सीधा वेग बोलते थे। यहां अब क्योंकि सारी बात इस कोण की हो रही है तो इसलिए इसका नाम भी है भाई कोणीय वेग। कौन सा वेग बोलेंगे, कोणीय वेग आपको बोलना है, ठीक है। और इसके हर बिंदु पर वेग का मान परिवर्तित होता रहता है, ये मैंने आपको बता दिया है। मान हो सकता है परिवर्तित ना हो, लेकिन उसकी दिशा तो अवश्य परिवर्तित होती है, ठीक है, और चाल अपरिवर्तित रहती है। यहां हम कोणीय वेग की बात कर रहे हैं भाई, एंगुलर वेलोसिटी की। देखो कैसे निकालेंगे। एंगुलर वेलोसिटी को लिखा जाता है ओमेगा। क्या है ये, ओमेगा। इसको ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है भाई, ओमेगा डब्ल्यू जैसा बनाते हैं। और आप सभी जानते हैं वेग का सूत्र क्या होता है, विस्थापन बटे समय। लेकिन यहां विस्थापन तो नहीं है, यहां है कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन बटे समय, ये किसका सूत्र हो गया भाई, ये हो गया कोणीय वेग का सूत्र। अब कोणीय विस्थापन को किसमें नापते थे, हाँ बिल्कुल सही, इसको हम नापते थे भाई थीटा से लिखते थे, और समय को हम टी से लिखते थे। अगर नापने की बात की जाए तो ये तो होता था रेडियन में और ये होता था सेकंड में। तो इसका मात्रक बन गया रेडियन प्रति सेकंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं RAD सेकंड इनवर्स। तो ये दूसरी चीज आपने पढ़ ली भाई, कोणीय वेग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोणीय विस्थापन में जब समय का भाग दिया, थीटा में जब टी का भाग दिया, तो मुझे मिल गया इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड। और ये होता है वृत्तीय गति में कोणीय वेग का फॉर्मूला और उसका मात्रक। ठीक है भाई, चलो। अरे चीजें समझ में आ रही है ना भाई, समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, और आपका कोई भी सवाल है तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लें। ये हुआ कोणीय वेग। अब देखो, मैं कोणीय वेग को थोड़ा सा जरा सा आगे पढ़ाने की कोशिश करता हूं। अभी अभी आपने पढ़ा कि कोणीय वेग जो ओमेगा है वो किसके इक्वल था भाई, वो था आपके थीटा बटे टी के इक्वल। टी यानी कि समय।
अब आप मुझे थीटा का सूत्र तो बता ही सकते हो। थीटा होता है आपका S बटे टी। S तो है चाप, चाप बटे त्रिज्या, अभी तो पढ़ा था कि विस्थापन होता है चाप बटे त्रिज्या, और नीचे एक और टी है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं S अपॉन टी इंटू, इसके नीचे एक 1 लगा दिया, 1 तो कहां चला जाएगा बताइए, S अपॉन टी, और नीचे वाला अपोजिट हो जाता है, यानी 1 अपॉन टी। ठीक है, अब हमने कोणीय वेग का ये सूत्र बना लिया भाई, S अपॉन टी इंटू 1 अपॉन टी। अब देखो यहां पर जो S अपॉन टी है, S अपॉन टी जो है वो है आपका चाप बटे, सॉरी यहां पर भाई त्रिज्या था, यहां पर चाप बटे टी नहीं था, चाप बटे त्रिज्या था, यही तो पढ़ा था हमने कि चाप बटे त्रिज्या होता है इसका सूत्र। तो यहां पर भी चाप बटे त्रिज्या इसका सूत्र हो गया, आसान सी बात है ना, चाप बटे त्रिज्या, यानी कि यहां पर आपका हो गया चाप S। चाप को हम विस्थापन भी बोल सकते हैं, दूरी भी बोल सकते हैं, ये वाली दूरी की बात हो रही है भाई। तो दूरी बटे क्या, त्रिज्या, वेरी गुड। तो यहां पर S, R और T तीनों चीजें आपको मिल रही हैं। मैं चाहूं तो कुछ ऐसा कर सकता हूं, यह है ओमेगा, यहां फिर से ओमेगा, इस S और T को एक साथ लिख दिया और इसके पीछे 1 अपॉन R को थोड़ा सा दूर कर दिया, जहां पर R क्या है, त्रिज्या है। देखो S अपॉन टी यानी कि विस्थापन बटे समय क्या होता है, बिल्कुल सही, विस्थापन बटे समय होता है आपका रेखीय वेग, लीनियर वेलोसिटी, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अरे विस्थापन बटे समय वेग, तो यहां पर कोणीय वेग बराबर हो गया रेखीय वेग, उसको लिखते थे v फॉर वेलोसिटी से, गुणा 1 अपॉन R, 1 अपॉन R, R क्या है, त्रिज्या है। इसको थोड़ा सा अगर सेट करें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि v बराबर R ओमेगा। और भाई साहब यही सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है जो आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भाई जो रेखीय वेग है और जो कोणीय वेग है उनमें क्या संबंध है। तो ये तो हो गया रेखीय वेग और ये हो गया कोणीय वेग, और बीच में क्या है, त्रिज्या, यानी कोणीय वेग को जब त्रिज्या से गुणा कर दूं तो क्या मिल जाएगा, रेखीय वेग मिल जाएगा। आई बात समझ में, फिर से देख लो, हम पढ़ रहे थे कोणीय वेग, कोणीय वेग का सूत्र आपको पता है भाई, थीटा बटे टी होता है, थीटा है विस्थापन, टी है समय। विस्थापन कोणीय विस्थापन है, ये वाला विस्थापन, इस वाले विस्थापन को निकालने के लिए सूत्र होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप है S, त्रिज्या है R, और नीचे एक टी लगा हुआ है। टी के नीचे मैंने मेरी तरफ से एक लगा दिया, और ऊपर वाला तो ऐसा कैसा रहता है, नीचे वाला अपोजिट हो जाता है। यहां मैंने S और T को अलग कर दिया, S अपॉन टी, R अलग कर दिया, S अपॉन टी से मुझे वेग मिल गया, रेखीय वेग V। कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके कोणीय त्वरण के बारे में। अगला इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है भाई इसका वृत्तीय गति का, वो है आपका कोणीय त्वरण। इसको बोलते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन, यानी कि कोणीय त्वरण कैसे निकालें। देखो भाई कोणीय त्वरण निकालने के लिए क्या करना होगा, आप सभी को पता है कि त्वरण का सूत्र होता है वेग में परिवर्तन की दर। तो यहां पर देखो इसको प्रदर्शित करते हैं अल्फा से, तो अल्फा बराबर हो गया कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। अब कोणीय वेग कितना है भाई, कोणीय वेग और उसमें समय यानी परिवर्तन निकालना है। तो कोणीय वेग तो है आपका ओमेगा और समय है टी, तो आंसर हो गया कोणीय त्वरण ओमेगा अपॉन टी। ठीक है भाई, बहुत इजी काम है। अगर इसके मात्रक की बात की जाए तो देखो मात्रक कैसे निकालोगे। हाँ भाई, अभी निकाला था कोणीय वेग का मात्रक, बताओ क्या था, याद नहीं है, बिल्कुल सही, रेडियन सेकंड इनवर्स, ये था आपके कोणीय वेग का मात्रक। अगर याद नहीं है तो आपको सूत्र याद होगा कि कोणीय वेग होता है कोणीय विस्थापन बटे समय, यानी थीटा बटे टी, और थीटा क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, उसको निकालते हैं रेडियन में, तो रेडियन सेकंड इनवर्स हो गया आपका कोणीय विस्थापन। ठीक है भाई, कोणीय विस्थापन हो गया आपका रेडियन सेकंड इनवर्स। ठीक है भाई, ये हो गया आपका। आगे चलो भाई, आगे चलेंगे तो हम अगली चीज देख रहे हैं समय। तो समय को फिर से लिख दिया सेकंड, फिर से समय को सेकंड लिख दिया। अगर ये सेकंड ऊपर जाएगा तो आंसर आ जाएगा रेडियन सेकंड -2 यानी इनवर्स।
-2 में चला गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका मात्रक भाई, कोणीय त्वरण का मात्रक कि रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट है भाई, अभी अभी आपने संबंध निकाला था रेखीय वेग और कोणीय वेग में। अब हम संबंध निकालने वाले हैं कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण, जिसको किससे लिखते थे, ए से, रेखीय त्वरण को। और रेखीय त्वरण का सूत्र होता था वेग बटे समय, यानी रेखीय वेग बटे समय। अब देखो कैसे चलेगा काम भाई, यहां पर लिखा हुआ है कोणीय वेग बटे समय, तो कोणीय वेग का सूत्र तो आप जानते हैं, तो अल्फा बराबर मैं लिख सकता हूं कोणीय वेग, बताइए भाई, बिल्कुल सही, थीटा बटे टी। कोणीय वेग होता है थीटा बटे टी, जो आपने अभी अभी पढ़ा था, ओमेगा बराबर थीटा बटे टी, मैंने भी लिख दिया। आगे देखो अगली चीज है भाई, नीचे समय एक और है, तो इसको स्क्वायर कर दूं क्या, हाँ इसका स्क्वायर कर देते हैं भाई, क्योंकि कोणीय वेग है ऊपर और नीचे है आपका समय, तो समय का एक और समय जोड़ा तो स्क्वायर हो गया। यानी मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं। आगे चलो, मुझे पता है भाई थीटा होता था कोणीय विस्थापन, और उसका सूत्र है चाप बटे त्रिज्या। चाप कितना था, बताइए भाई, चाप कितना था। चाप को लिखते थे हम किससे, एस से, एस यानी विस्थापन, इसको विस्थापन माना था ना अभी कुछ देर पहले, तो चाप हो गया एस, और इसको लिखते हैं बटे त्रिज्या यानी बटे आर हो गया, और यहां पर एक है टी स्क्वायर। ठीक है भाई, कुछ नहीं किया मैंने, बस इस सूत्र को पीछे वाले सूत्रों में परिवर्तित किया। पहले मैंने इसको अल्फा लिखा त्वरण, कोणीय वेग का सूत्र तो होता है ओमेगा, और ओमेगा को हम लिखते हैं थीटा बटे टी से, थीटा बटे टी लिखा, एक और टी जुड़ गया, स्क्वायर हो गया। इस थीटा को लिखता हूं चाप बटे त्रिज्या, त्रिज्या तो चाप बटे त्रिज्या हो गया, और ये टी स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, बहुत आसान बात है। देखो हमें पहुंचना है कहां पर, v बटे टी तक हमें पहुंचना है। कहां तक पहुंचना है, हमें तो इसके अंदर वेग एडजस्ट करवाना है। अब देखो यहां पर है विस्थापन बटे त्रिज्या, और यहां पर विस्थापन बटे समय मुझे मिल सकता है, और विस्थापन बटे समय अगर मिल गया तो मैं किससे रिलेट करूंगा, वेग से, और फिर वेग का मैं क्या बना दूंगा, त्वरण बना दूंगा, त्वरण एडजस्ट करवा देंगे। देखो कैसे कि विस्थापन बटे समय यानी s बटे टी, और इधर बच गया 1/RT। भाई यहां से एक टी ले लिया मैंने, s/t लिख दूंगा मैं v, ये हो गया है v/RT। कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, v हो गया ना s/t, s/t यानी विस्थापन बटे समय। कौन सा विस्थापन, रेखीय विस्थापन बटे समय, v होता है s/t। ठीक है, अब देखो यहां पर v/t आपको मिल गया भाई, देखो मिल गया v/t, और v/t होता है आपका a, रेखीय त्वरण, तो a बटे r, यानी कुल मिलाकर आ गया अल्फा बराबर a बटे r। और अगर इसको सोल्व करेंगे तो शायद ऐसा कुछ आ जाएगा कि a बराबर r अल्फा, a बराबर r अल्फा, और यही तो संबंध है कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में। देखो यहां भी जो रेखीय त्वरण है वो कोणीय त्वरण का किससे गुणा करने पर मिल जाएगा, त्रिज्या से गुणा करने पर मिल जाएगा। ये हुआ आपका कोणीय त्वरण। फिर से सुन लो, कोणीय वेग बटे समय ओमेगा था, ओमेगा को लिखता हूं मैं थीटा बटे टी, मैंने भी लिख दिया थीटा बटे टी, टी एक और है तो स्क्वायर हो गया। थीटा को लिखता हूं s/r, s/r टी स्क्वायर हो गया। मैंने s/t को अलग इसलिए किया क्योंकि मुझे त्वरण तक पहुंचना था और उससे पहले मुझे वेग पर पहुंचना है, तो s/t हो गया वेग, वेग बटे समय हो गया त्वरण, और आंसर आ गया a बराबर r अल्फा, यानी कि कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में संबंध। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, लिखिए इसको। ठीक है भाई, आशा कर रहे हैं आपको समझ में आ रही होंगी भाई चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली गति, आपकी जो आवर्त गति है और ये जो गति है आपकी सर्कुलर मोशन, ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके हर एग्जाम में यहां से प्रश्न आता है भाई। ठीक है, चलो तो अब वृत्तीय गति में लास्ट जो पॉइंट बचा हुआ है उसकी बात और कर लेते हैं, वो है आपका आवर्त काल, और एक चीज है आपकी आवृत्ति। ये दोनों चीजों के बारे में आप थोड़ा थोड़ा जानते होंगे भाई। देखो जब भी कोई वस्तु किसी भी पाथ पर चक्कर लगाती है, चाहे वो रेखीय हो, चाहे वो सर्कुलर हो, और चाहे वो
आपके पेंडुलम वाला आवर्त, सभी प्रकार की गतियों में आवर्तकाल या आवर्ती की चर्चा की जाती है जिनमें पथ को दोहराया जाता है। तो यहां हम वृत्तीय गति की बात कर रहे हैं, तो ये जो सर्कुलर पाथ है भाई, जो वृत्ताकार पथ है, इस पर जब कोई पिंड घूमता है तो वहां पर आवर्तकाल या आवर्ती की बातें की जा सकती हैं। कैसे कि भाई जब कोई पिंड इसके चारों तरफ या वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है तो उस समय 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या, यानी वो जो वस्तु है या जो पिंड है वो 1 सेकंड में जितने चक्कर लगाएगा उसे हम कहते हैं उस वस्तु की आवृत्ति। उस वस्तु की क्या कह सकते हैं भाई, वृत्ताकार पथ पर आवृत्ति कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, और इसको नापते हैं हर्ट्ज में। हर्ट्ज इसका मात्रक है। अगर इधर बात की जाए आवर्तकाल की, तो भाई आवर्तकाल इसका बिल्कुल अपोजिट कर दो, काल का मतलब समय, तो इसको नापते हैं सेकंड में। ठीक है भाई, और सेकंड में नापते हैं तो इसका काम हो गया क्या कि 1 चक्कर में लगा समय, यानी जब कोई पिंड इस पर कोई 1 चक्कर पूरा कर लेगा, यानी यहां से शुरू किया घूमकर वापस यहीं पर आ गया, तो उसको पूरा करने में जितना समय लगेगा उस समय को तो कहेंगे हम आवर्तकाल। ठीक है, और इसको प्रदर्शित करेंगे टी से, टी फॉर टाइम। और जब आवर्ती की बात की जाए तो 1 सेकंड में अगर इसने बहुत सारे चक्कर लगा लिए तो उन चक्करों की संख्या को हम कहेंगे आवर्ती, और इसे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल n से। ठीक है, या फिर f से भी कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी। अगर इन दोनों में संबंध की बात की जाए तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए भाई। 1 सेकंड में लगाए गए चक्कर और 1 चक्कर में लगा समय, तो इनका सूत्र हो गया t बराबर 1/n, या ऐसे भी लिख सकता हूं n बराबर 1/t। तो ये दोनों सूत्र हमने किए भाई किसके लिए, आवर्तकाल या आवर्ती के लिए। बहुत इजी चीज है, आपको समझ में आ गई होगी कि भाई चक्कर में लगा समय तो आवर्तकाल, 1 सेकंड में लगे चक्करों की संख्या तो आवर्ती, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ठीक है, अब देखो लास्ट और इसका इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक। ठीक है, उसको मैं टॉपिक तो नहीं कह सकता भाई, लेकिन वहां से एक छोटा सा प्रश्न कई बार बन जाता है, तो वो भी देख लो भाई। अभी अभी आपने इसका कोणीय वेग तो पढ़ा ही था, और कोणीय वेग का सूत्र था ओमेगा बराबर, बताइए बताइए, वेग होता है विस्थापन बटे समय। यहां विस्थापन नहीं होता, कोणीय विस्थापन होता है, तो इसका सूत्र हो गया थीटा बटे टी। ठीक है भाई, थीटा बटे टी, ये सूत्र हमने निकाल लिया है किसका, कोणीय वेग का। अब देखो थोड़ा सा हम दिमाग लगाते हैं और इसको परिवर्तित करते हैं। ठीक है, एक बात बताओ, अगर मैं इस बिंदु के चारों तरफ घूमता हूं तो किसी बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोण कितने होते हैं, 360 डिग्री, यानी कि इस थीटा का जो मैक्सिमम मान है वो आपका 360 डिग्री होता है। कब, जब वस्तु 1 चक्कर पूरा करती है, तो 1 चक्कर पूरा करने में जो थीटा है, जो कोणीय विस्थापन है, वो 360 डिग्री लगता है। और 360 को अगर मैं रेडियन में बदलूं, क्योंकि हमने तो थीटा रेडियन में लिया था, तो रेडियन में ये हो जाता है 2 पाई रेडियन। क्यों, क्योंकि भाई जो आपका पाई है उसकी वैल्यू 180, और 180 को 2 से गुणा किया तो 360 हो गया। तो ये पूरा जो चक्कर है वो एक चक्कर 2 पाई रेडियन का है। कितने का है, 2 पाई रेडियन का। और इसको पूरा करने में समय कितना लगता है, कैपिटल टी मान लेता हूं। अगर इस छोटे टाइम के लिए टी लगा तो पूरा बड़ा टाइम हो गया कैपिटल वाला टी, बड़ा वाला टी, क्योंकि 1 चक्कर में लगा समय, आवर्तकाल टी। ठीक है ना। अब देखो यहां पर आपको थीटा की वैल्यू रखनी है। थीटा कितना है, 2 पाई। अरे थीटा टोटल की बात कर रहा हूं ना मैं, पूरा 1 चक्कर में, पूरे 1 चक्कर की बात कर रहे हैं। और स्मॉल टी जो छोटा वाला टी था उसकी जगह पे कौन सा टी हो जाएगा, बड़ा वाला टी, क्योंकि पूरे 1 चक्कर में जो समय लगता है वो होता है आवर्तकाल 2 पाई बाई टी। तो यहां देखो ये है कोणीय वेग, और कोणीय वेग को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब यहां से एक चीज आपको और मिल जाएगी, एक सूत्र तो ये हो गया ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी। और ये दोस्तों बड़ी जो कक्षाएं हैं, कक्षा 12, उसमें इस सूत्र के बिना तो शुरुआत ही नहीं होती फिजिक्स की। अगर बात करें किसकी, वृत्तीय गति के बारे में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। अगर वहां पे इसकी व्याख्या आती है तो आपके हिसाब से तो ये सूत्र आ सकता है भी। ठीक है, यहां पर आपको कोई सी भी एक चीज दे देगा, 2 चीज दे देगा और एक चीज आपसे पूछ सकता है।
अगर मैं इसको आवृत्ति में बदलूं तो आवृत्ति में भी बदल सकता हूं, 2 पाई की जगह 2 पाई, और अभी अभी आपने पढ़ा था 1/t बराबर होता है n। तो यहां पर मैं 1/t जो है, यहां पर 1/t है, इसको लिख देता हूं n। तो कोणीय वेग और फ्रीक्वेंसी में यानी आवृत्ति में आपको संबंध पता चल गया, और कोणीय वेग और आवर्त काल में भी आपको संबंध पता चल गया। ठीक है भाई, तो यहां जाकर आपकी जो वृत्तीय गति है, जो सर्कुलर मोशन है, वो कंप्लीट हो जाता है। मैंने कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा इसके अंदर जहां से आपके प्रश्न आने की संभावना बनती है, सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है भाई, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, आगे भी जारी रहेगा हमारा गति का टॉपिक। अगली वीडियो में हम शेष जो गतियां हैं, जैसे कि सरल आवर्त गति, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वहां से बनता है, उसकी चर्चा करेंगे, और वृत्तीय गति से जो घूर्णन गति बनती है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो कैसे लगी आपकी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो भाई तो वीडियो को लाइक करें, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी शानदार वीडियो देखने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।